और अब खबर लखनऊ से, जहां राजधानी में अभियान चला के खत्म होंगे खुले कूड़ा घर और नई तकनीक से कूड़ा निस्तारण होगा। नई तकनीक के तहत 100 एमआरएफ सेंटर बनेंगे और शहर में 145 ऐसे स्थल जहां खुले में कूड़ा डाला जाता है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक ये विशेष अभियान चलेगा और पहले चरण में 10 जगहों पर इसका काम शुरू होगा। तो शहर में 145 ऐसे स्थल हैं जहां खुले में कूड़ा डाला जाता है और 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। तो पहले चरण में 10 जगहों पे यह काम शुरू होगा। तो राजधानी में यानी लखनऊ में अभियान चला के खत्म होंगे खुले कूड़ा घर और नई तकनीक से इसका समाधान होगा। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, राजधानी में अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है जिसके जरिए जो खुले कूड़ा घर हैं उनको खत्म किया जाएगा, क्या प्लानिंग है इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर से राजेश, आपको बता दूं करीब 145 ऐसी जगह हैं जहां पे लखनऊ में जो ओपन एरियाज हैं, जहां पे कूड़ा डंपिंग की बात होती थी, जो अभी यहां पे कैबिनेट में नहीं किया गया। अब आपको बता दूं कि 145 ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं, यहाँ पे कूड़ा जो खुले कूड़े घर थे उनको अब एमआरएफ तकनीक के द्वारा एमआरएफ तकनीक उनको जो उनका निस्तारण है उसके लिए नई कंपनी चुनी गई है एमआरएफ, जो कि नई तकनीक के साथ उनको डंपिंग यार्ड बनाई गई। हालांकि शुरुआत इसकी 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की जाएगी, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाएगा और उन 10 जगहों इसकी शुरुआत 10 जगहों से की जाएगी जहां पे ये जो नया प्रोसेस है उसको शुरू हो जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले भी ऐसे कई तकनीक की शुरुआत की गई थी। इको ग्रीन कंपनी को लाया गया था, नगर निगम ने खुद डंपिंग यार्ड्स बनवाए थे, क्लोज एरिया बनवाए थे। पर अभी भी अगर आप सड़कों पर देखते हो, कभी आप निकलते हैं यहाँ राजधानी की बात करेंगे तो जो कूड़ा जो निस्तारण की बात करी जाती है, जो खुला कूड़ा घर है उनकी जो ले जाने के लिए भी अगर बात की जाएगा, जो इको ग्रीन जो एक कंपनी को हायर किया गया था, जो प्राइवेट कंपनी है, हालांकि उसको बाद में उसका जो पूरा कार्यक्रम है, जो उसका जो काम है उसको समाप्त करने के लिए शासन को भी भेजी गई थी चिट्ठी, पर अभी भी उस पर कोई काम नहीं किया गया था। तो जिस तरीके से ओपन जो एरियाज में जो कूड़ा डंपिंग होते थे या फिर उसको ले जाने के जो प्रबंधन था वो लगातार कहीं ना कहीं बेमाना साबित होता था उत्तर प्रदेश के लिए। नगर निगम की बात करेंगे, नगर निगम ने एक बार फिर से नई कोशिश की शुरुआत की जा रही है। कितना सफल रहेगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पहले भी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल होता रहा है, पर कहीं ना कहीं वो फेलियर साबित हुए। वो शायद उस तरीके से तैयारी जो प्रबंधन की रहे या जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर नगर निगम की रहे उस तरह से देखने को नहीं मिली थी। एक नई तकनीक एमआरएफ तकनीक का लिया जा रहा है, 145 जगह चिन्हित की गई हैं, 10 जगह से इसकी शुरुआत की जाएगी जो कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक की जाएगी। कितना सफल रहेगा ये आने वाले वक्त बताएगा, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जो बंदर बाट का खेल होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं इनकी मिली भगत देखने को मिली थी। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भी है। आप देखेंगे, अगर आप गोमती नगर की बात करेंगे, गोमती नगर विस्तार की तरफ डंपिंग एरिया बना था जहां कूड़े में कूड़ा घर बना हुआ है, वहां पे लगातार आप अगर वहां से जाएंगे तो आम नागरिकों को वहां से जाने की जो स्थिति होती है वो निकलने की स्थिति बहुत दूभर हो जाती है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा, जो कूड़ा निस्तारण की बात करते हैं, जो ले जाने की जो जिम्मेदारी दी जाती है नगर निगम की, जो ट्रकें हैं उनकी नए ट्रक आए थे, नई डंपिंग जो वैन्स आई थी वो आई थी। पर अभी भी आप देखेंगे तो सड़कें, राजधानी की सड़कों में वीवीआईपी एरिया से अगर कूड़ा लेके जाते हैं तो वो भी खुले में कहीं ना कहीं कूड़ा आपको लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के पहले भी प्रोग्राम्स बने थे, पहले भी इस तरीके की तकनीक का अपनाया गया था, पर कितना धरातल पे कितना दिखता है और कितना उसका इम्पैक्ट दिखता है ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। हालांकि नई तकनीक है, एमआरएफ तकनीक की शुरुआत की जा रही है, 145 जगह चिन्हित की गई है, 100 में पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और जिसकी शुरुआत 1 तारीख से 3 तारीख की जाएगी। पहले राजेश 10 जगह से इसकी शुरुआत 1 तारीख से और 3 तारीख के बीच में की जाएगी। जी मनीष, कोशिश चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको और बड़े तरीके से लागू किया जाए। सफाई को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि खुले में कूड़े के चलते कई तरह की परेशानियां होती हैं, बीमारियां फैलती हैं। कोशिश ये है कि इस समस्या का समाधान हो। देखिए, निश्चित तौर से खुद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा लगातार इस चीज़ पे बात करते थे। सुबह 5:30 बजे से लेके और 7:30 बजे तक का अभियान चलाया गया था कि जितने भी जनपद हैं, जितने भी महानगर हैं, वहाँ पे सफाई अभियान चलाया जाएगा। हालांकि शुरुआत में ज़रूर दिखता है, इसका असर दिखता है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग होती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो राजेश कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आप राजधानी की बात करेंगे तो वीवीआईपी जो पॉश इलाके हैं वहाँ आपको ज़रूर सफाई का आपको दिखता मिल जाएगा कि वहाँ सफाई कर्मचारी आपको सफाई करते नज़र जरूर आएंगे। पर जैसे जैसे आप रूरल एरियाज में जाएंगे, आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बेमानी साबित होती है।
कितना इम्प्लीमेंटेशन, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लागू करते हैं, आप योजना लागू करते हैं, कितनी ज़्यादा उसकी मॉनिटरिंग होती है, कितनी परफेक्टली उसको देखा जाता है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने होते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने दिन तक रहता है। जो प्रोसेस किया गया है, जो इम्प्लीमेंटेशंस किए गए हैं, जो आपका नई तकनीक का उपयोग किया गया है, उसको जो हायर उसकी तकनीक को अपनाने वाले जो लोग हैं वो कैसे किए जाएंगे, उनकी क्या नियुक्ति होंगी, संविदा पे आएंगे या फिर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जाएगा, उनकी कैसी तकनीक रहेगी, उनके पेमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट्स कैसे रहेंगे, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। और ये सब चीज़ें अगर ठीक होंगी तो यकीनन नई तकनीक है और नई तकनीक से बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्वच्छता के लेके नगर निगम की तरफ से भी अब सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में उसका जिक्र जरूर आता है, और अभी हमने देखा था तीसरे स्थान पर भी आया था। तो कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात की जा रही है, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और AK शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं, इसके लिए खुद आगे बढ़ के इसको योजना को लेके आगे बढ़ के लेके नजर आते हैं। पर जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज को शायद लागू नहीं करते हुए नजर आते हैं, और शायद इसीलिए जो तकनीकें आती हैं या जो क्रिमिनल होना चाहिए, जो धरातल पे दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता नजर आता है। राजेश, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो खुले कूड़ा घर के निस्तारण के लिए यहाँ पे एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर लखनऊ से, जहां कैसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है और कैसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की इमारतें होंगी। हजरतगंज की तर्ज पे कैसरबाग चौराहे पर यह व्यवस्था होगी और चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होंगी। साइन बोर्ड के लिए भी एक ही रंग तय किया जाएगा। LDA में आर्किटेक्ट के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति भी जताई गई है। तो चौराहे पर एक ही रंग की इमारतें नजर आएंगी और साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा। तो LDA में आर्किटेक्ट के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति जताई गई है। तो कैसरबाग में भी कॉमन कलर कोड जो है वो लागू करने की तैयारी है। राजधानी लखनऊ की शान, आन और धड़कन कहे जाने वाली हजरतगंज में कई साल पहले कॉमन कलर कोड सिस्टम लागू किया गया था। इसके चलते तमाम जो हजरतगंज में बिल्डिंगें हैं मुख्य चौराहे पर, वो एक कलर में, एक रंग में होंगी, जिससे कहीं ना कहीं विभिन्नता नजर ना आए। साथ ही साथ जो बोर्ड लगे होंगे उनका भी कलर सुनिश्चित किया गया था कि उनमें भी कोई डिफरेंस न आए। आज अब निश्चित तौर पर लखनऊ की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए LDA द्वारा एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में कैसरबाग जो है, जो पुराना लखनऊ के अंतर्गत आता है, उस वहाँ के चौराहों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिससे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो और बेहतर ढंग से हो पाए। साथ ही साथ जो खूबसूरती है लखनऊ की, उसमें चार चांद लग जाएं। अब कैसरबाग में भी जो है कॉमन कलर कोड लागू होगा और वहाँ पर भी चौराहे जो होंगे, वहाँ की जो बिल्डिंग्स होंगी वो एक रंग की दिखाई देगी। साथ ही साथ वहाँ के जो बोर्ड होंगे उनका भी कलर एक होगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी सैफ के साथ। तो कैसरबाग में भी कॉमन कलर कोड जो है वो लागू करने की तैयारी की जा रही है। ये इमारतें एक ही रंग में रंगी हुई नजर आएंगी और कैसरबाग चौराहा एक ही रंग के में रंगा हुआ नजर आएगा। हजरतगंज की तर्ज पे कैसरबाग चौराहे पर भी यह व्यवस्था होगी। और खबर आजमगढ़ से है, जहां अस्पताल में मरीज के बेड पे आराम फरमाता हुआ एक कुत्ता भी दिखाई दिया और आराम फरमा रहा इस कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। और मंडलीय चिकित्सालय का यह मामला है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कैसे जिस बेड पे मरीज का इलाज किया जा रहा है उसी बेड पे ये कुत्ता भी लेटा हुआ था। और ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह बना हुआ है और कैसे यहाँ आए दिन इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं। तो देखिए इस बेड पे जहां आसपास मरीज हैं, लोग हैं, बीमार हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जिनका इलाज इस पे किया जाता है, वहां पे ये कुत्ता लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए और इसे देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पे लापरवाही कैसे बरती जा रही है। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, तस्वीर सामने है, जिस बेड पे मरीज का इलाज होना था वहां कुत्ता आराम फरमा रहा है।
हाँ देखिए, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है कि बेड पे कुत्ता लेटा हुआ है, तो वो सिर्फ लेटा ही नहीं, यहाँ उस मंडलीय चिकित्सालय है और उसमें कुत्तों का ही राज है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मंडलीय चिकित्सालय में कोई कर्मचारी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहां पे मौजूद रहता है कि जो इन चीजों को वहां से दूर करे। अगर कुत्ते ही इलाज कराने आ रहे हैं और क्या कैसे किस तरह से वहां पे आदमियों की इलाज हो, कोई भगवान ही मालिक है। जिस तरह से वो लोग, कुत्ता बेड पे आके लेट जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई गंभीर हालत में मरीज पहुंच जाए तो उसको तो भगवान ही भरोसे भेजा जाए वहां पे। ये यहाँ आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय की हालत है। तो क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद भी किसी पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आखिर अस्पताल का स्टाफ कहाँ है, देखरेख करने वाले लोग कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ पे आसपास कुछ मरीज भी हैं, दूसरी तरफ उनका इलाज चल रहा है। मरीज इस बात की शिकायत भी करते हैं लोग, लेकिन न वहाँ के कर्मचारी न वहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति किसी के कान पे जू नहीं रेखता है। मरीज शिकायत करके वहाँ पे जो इलाज को लेके वहाँ के स्टाफ नर्स या जो भी वहाँ के कर्मचारी, किसी की भी शिकायत करने पे कहीं कुछ होता नहीं है। जब कुत्ता इस तरह से 2-3 दिन देखा गया वहाँ पे, जब पूछने पे गया तो पता चला कि ये एसपी साहब है नहीं, वहाँ पे कोई है नहीं जो इस बारे में बोलना उचित लगे। किसी को कोई बोला ही नहीं इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर कर रही है। कानपुर में श्रद्धा हत्याकांड को दोहराने की धमकी शोधे ने युवती को दी है और श्रद्धा की तरह टुकड़े करने की धमकी दी गई है। नाबालिग को लंबे समय से परेशान कर रहा था ये शख्स और परिजनों ने इस युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिजनों ने हंगामा किया। नौबस्ता थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो परिजनों ने इस युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी का विरोध इसके परिवार वाले कर रहे थे। उन्होंने हंगामा यहां पे किया। तो एक लड़की को इसने श्रद्धा की तरह उसके टुकड़े करने की धमकी दी और परिवार का यह भी आरोप है कि कई दिनों से उसे लड़की को यह परेशान कर रहा था। कानपुर से खबर, जहां एक युवक ने युवती को श्रद्धा की तरह जान से मारने की धमकी दी, उसके टुकड़े करने की धमकी दी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, यहां पे एक युवक श्रद्धा की तरह हत्या करने की धमकी दे रहा था, टुकड़े करने की धमकी एक युवती को दे रहा था। जी बिल्कुल, आपको एक पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा जब स्कूल अपने जाती थी तभी इलाके में एक रहने वाला दबंग फैज नाम का एक युवक लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था और लगातार उससे निकाह करने का दबाव बना रहा था। जिसके बाद छात्रा ने जब अपने इस बात की जानकारी परिवार वालों को दी तो परिवार वालों ने जब सैफ को इसके लिए रोका तो सैफ लगातार टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी देने लगा। जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ है जिसमें 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए, उसी तरीके से इसने भी इस छात्रा के 36 टुकड़े करने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित परिवार नौबस्ता थाने पहुंचा और इस पूरे मामले की शिकायत की है। जिसके बाद नौबस्ता थाना पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए तत्काल फैज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और जिसके बाद से ही लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही थी। देर रात की बात करें तो चमनगंज से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद परिवार वालों ने सैफ के हंगामा किया है। वहीं पुलिस ने पकड़ेगा आरोपी को अब जेल भेज दिया। जी बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये युवती को परेशान कर रहा था और उसको श्रद्धा की तरह मारने की धमकी दी थी। खबर हापुड़ से है, जहां छात्रों से भरी एक स्कूली बस पलट गई जिसमें कई छात्र जो हैं उनको चोट पहुंची है। मौके पे अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई और परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। आरटीओ विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि बिना परमिट के सड़क पे जो खटारा स्कूली बसें हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है वो भी दौड़ रही हैं और सीएम की सख्ती के बावजूद भी परिवहन विभाग सो रहा है। तो परिजनों ने स्कूल में पहुंच के हंगामा किया। आरटीओ विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना परमिट सड़क पे जिन बसों को चलाया नहीं जा सकता वो भी दौड़ रही हैं और सीएम की सख्ती के बावजूद भी
जो परिवहन विभाग है वो सो रहा है। तो हापुड़ से खबर, जहां छात्रों से भरी स्कूली बस पलट गई और बस में सवार स्कूली छात्रों में अफरा तफरी मच गई। मोहम्मद ताहिर ज्यादा जानकारी देंगे। मोहम्मद ताहिर, यहाँ कितने बच्चे थे इस बस में पलटी है, क्या कुछ वहां पे हालात? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, ये बाबूगढ़ क्षेत्र का मामला है जहां स्कूल जो है बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बताया जा रहा है जो ड्राइवर है उसका कहना है कि स्टीयरिंग फेल हुआ था, जिसके चलते बस पलटी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से ये खटारा बस है। हाँ। और ये लगातार जो परिजन है इसकी शिकायत कर रहे थे कि इस बस को स्कूल से हटाया जाए। ताहिर, बच्चे सुरक्षित है सभी? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि इसमें करीब 25 से 30 से करीब बच्चे बैठे थे, जिसमें 1 दर्जन के करीब छात्र हैं जिनकी चोट लगी है, मामूली चोट लगी है। उनको जो है फर्स्ट एड के बाद घर भेज दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया ताहिर जानकारी के लिए। तो गनीमत ये रही कि कोई बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था और जरूरी है आरटीओ विभाग इस तरह के मामलों पे गंभीरता से काम करे।